सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आप सभी को ज्ञात है कि हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की एक चर्चा लेकर आए हैं इंटरनेशनल योगा डे 2022 के लिए। तो इस श्रृंखला में हमने बहुत सारे अभ्यास किए हैं। क्रियाविधि 1 से लेकर हम कटी शक्ति विकासक की क्रिया 1 तक पहुंच चुके हैं। कटी शक्ति विकासक की जो क्रिया 1 है उसके 2 भाग हमने सीखे थे। वैसे 34 नंबर का जो अभ्यास है, वैसे टोटल जो संख्या है 48 संख्या है, तो हम 34 तक की संख्या को हम क्रॉस कर चुके हैं। 35 जो नंबर है वह कटी शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया है। आपको ज्ञात होना चाहिए कटी शक्ति विकासक आपके कमर की शक्ति को, मूवमेंट को, पावर को, फ्लेक्सिबिलिटी को, एंड्योरेंस को, स्ट्रेंथ को, एजिलिटी को बढ़ाने के लिए अभ्यास यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में रखे गए हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के पुस्तक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से। उसी की क्रियाविधि आपके समक्ष सिलसिलेवार ढंग से वैज्ञानिक और दार्शनिक पृष्ठभूमियों पर, उन कसौटियों पर कस के रखा जा रहा है। तो कटी शक्ति विकासक की जो दूसरी क्रियाविधि है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्थिति दोनों पैरों को यथासाध्य फैलाकर दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार से रखें कि दोनों अंगूठे आगे की ओर हों और उंगलियां पीछे की ओर हो जाएं। उंगलियां पीछे की ओर होंगी तो कमर को सपोर्ट मिलेगा ना, बैक को सपोर्ट मिलेगा, और अंगूठे आगे हैं तो ग्रैब करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको ग्रैब करना है, लेकिन पैरों को यथासाध्य फैलाना है। किसी की हाइट ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है तो पैर ज्यादा फैलेंगे, लंबाई कम है तो पैर कम फैलेंगे, और बहुत ज्यादा वेट है, वजन बहुत ज्यादा है तो पैर ज्यादा मत फैलाइए। उतना ही फैलाइए जितना आप अपने शरीर को स्थिर रख सकें। तो इस प्रकार से स्थिति आपने क्रियाविधि चित्र के माध्यम से देख लिया है। अब आगे की जो पद्धति है उसको हम सीखते हैं। तो दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को ऊपरी विभाग से यथासाध्य पीछे आपको झुकाना है और कुछ देर रुकना है। उसके बाद दोनों नासिका रंध्रों से श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना है और सिर को घुटनों के मध्य भूमि तक ले जाना। जितना आप ले जा सके उतना ले जाएं, है ना। और उसके बाद रोकें। तो श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है। जितना आगे जा सके उतना आगे जाएं और कुछ सेकंड तक रुकें, 4 से 5 सेकंड तक रुकें, है ना। और उसके बाद वापस से श्वास भरते हुए पीछे जाएं। 4 से 5 बार यह अभ्यास करना है। तो ध्यान रखना है नेत्रों को इसमें खोल कर रखिए, वरना आपका जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है। तो चलिए चलचित्र के माध्यम से इसका अभ्यास हम सीख लेते हैं। पैरों को हमने दूर कर लिया, आराम से भी दूर कर सकते हैं, जंप करके भी दूर कर सकते हैं, घुटनों में कोई समस्या ना हो तो। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, नी में कोई प्रॉब्लम है, पटेला बोन में, पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम है, और भी कोई समस्या है तो अभ्यास को आसानी से आपको चिकित्सकीय निर्देश में ही करना है। श्वास भरते हुए पीछे गए हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे गए हैं। कमर को हमने इस प्रकार से पकड़ा है कि अंगूठे आगे हैं, उंगलियां पीछे हैं, कमर को प्रॉपरली सपोर्ट देकर ही अभ्यास किया है। पैरों को इतना फैलाया है कि हम गिरे ना, हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो नियंत्रित रहे। इस प्रकार से आपको 4 से 5 बार शुरुआत करें, उसके बाद 15 से 20 बार इसका अभ्यास करें। कमर की जो शक्ति है ना उसको बहुत ही बढ़ा देगा। उस प्रकार से जब अभ्यास हो जाए तो वापस से पैरों को मिलाएं और कुछ दूरी बनाकर आंखों को बंद कर लें और आराम करें, क्योंकि हर अभ्यास के मध्य शीतलीकरण, विश्रांति आवश्यक है। इट्स वेरी नेसेसरी। तो जिस प्रकार से दिन भर कार्य करना आवश्यक है, उसी प्रकार से रात्रि में निद्रा भी आवश्यक है। तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये जितने भी गुण हैं ये सारे आवश्यक हैं। तो योग अभ्यास में भी इनका पालन करना चाहिए, है ना। तो कटी शक्ति विकासक की जो क्रियाविधि 2 है वो हमने देख लिया है। फायदे हम पहले ही आपको पूर्व जो लेक्चर्स उसमें बता चुके हैं कि कमर की जो शक्ति है, कटी की शक्ति है, कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन के जितने भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं उसके लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के बिना कोई कार्य कैसे करोगे, और एकाग्रता कैसे होगी? एकाग्रता चलते फिरते नहीं आती। एकाग्रता के लिए बैठना पड़ता है, घंटों घंटों बैठना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और बैठने के लिए किसको कष्ट उठाना पड़ेगा? बैठने के लिए आपके कमर को, आपके शरीर को ही, आपके बैक को ही कष्ट उठाना पड़ेगा। तो जीवन में कोई भी कार्य करना है, यदि आपका जो स्वस्थ जो कटी है वो आपका स्वस्थ नहीं है या उसमें रोग हो चुके हैं, तो आप जीवन के बहुत सारे आयामों से ऐसे ही अनछुए रह जाओगे, अपने जीवन को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ योर लाइफ, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपने कटी की शक्ति की जो अवहेलना नहीं करनी है, उसको समझना है और उसको बचाकर रखना है अपने जीवन में। तो इस प्रकार से हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। अभ्यास की जो संख्या है वो 36 नंबर की संख्या 48 के पैरामीटर में, और जो नाम है कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर
3 है। इसका अभ्यास वही करे जिन्होंने क्रिया नंबर 1 और क्रिया नंबर 2, क्रिया नंबर 1 के क्रिया क और ख और क्रिया नंबर 2 के इन दोनों में ही जितने सिद्धहस्तता प्राप्त कर ली है, या 2 या 3 महीने जिसने अभ्यास कर लिया है, अपनी कमर को मजबूत बना लिया है, कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मूवमेंट है, थोड़ा सा जर्क आएगा, है ना। तो जर्क अगर आपकी बैक में पहले से ही प्रॉब्लम है, आपके ऑस्टियोपोरोसिस से आपका बोन डेंसिटी बहुत कम है, मसल्स पे पहले ही पुल हो रखा है, अच्छे से नींद नहीं लिया है, या चक्कर आने की समस्या है, हाइपरटेंशन है, तो यह अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करना है, आपके लिए अभ्यास नहीं है। जो स्वस्थ व्यक्ति है और स्वस्थ को और अच्छा बनाना चाह रहा है, उसके लिए क्रियाविधि 3 है, और चिकित्सकीय निर्देश तो आपके पास हमेशा ही उपलब्ध होने चाहिए। क्रियाविधि के लिए स्थिति आपको हमेशा से पता है। हर अभ्यास हम शुरू करते हैं पैरों को आपस में मिलाकर, दोनों हथेलियों को अपने शरीर के बगल में, अपने जंघाओं के बगल में रखकर, इसको हम समस्थिति कहते हैं। क्रिया किस प्रकार से होगा? दोनों नासिका रंध्रों से शीघ्रता पूर्वक श्वास को भरना है और कमर के ऊपरी विभाग को पहले थोड़ा सा पीछे झुकना है और ऊपरी विभाग को श्वास छोड़ते हुए आगे, अब झटके के साथ, इसमें झटका शब्द प्रयोग है क्योंकि जर्क मूवमेंट है ना, फास्ट मूवमेंट है, तो ये थोड़ा सा पुल कर सकता है, इंजरी ला सकता है। यदि पहले से कोई मायोपैथी है या नर्व कंप्रेशन है, तो पहले से प्रॉब्लम है, तो अभ्यास नहीं करना है। तो इनहेल करते हुए पीछे झुकना है, समस्थिति में आकर इनहेल करते हुए पीछे झुकना है, और एक्सहेल करते हुए आपको अपने कमर से आगे की ओर झुकना है। तो ये हमेशा गाइडेंस में, इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में, योगा अनुदेशक के गाइडेंस में ही इसका अभ्यास सीखना भी है। यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से आप इसको सीखिए और इसको समझने का प्रयास करिए। अब इसमें ध्यान रखना है कि पहले बैलेंस बना ले तो ही करें, वरना आप गिर भी सकते हैं, है ना। और जब आप झुक रहे हैं तो जंघा और घुटने से आपके हाथों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बिंदुएं हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अभ्यास कितनी बार करना है? तो 10 से 15 बार शुरू करें, 25 बार, 40 बार, 50 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। ये आपके समय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन शुरुआत में हमेशा सावधानियां अवश्य ही ध्यान में रखनी होती हैं। चलिए चलचित्र के माध्यम से इसकी क्रियाविधि हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत है क्रियाविधि कटिशक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। हमने पैरों हाथों को मिला लिया है, समस्थिति में आ गए हैं, पीछे झुका, हाथ को फ्री छोड़ दिया और एक्सहेल करते हुए आगे झुक गया। अब ये जर्क वाला मूवमेंट है, मैं पहले इसकी सारी सावधानियां आपको बता चुका हूं। फायदा इसका बहुत ही अच्छा है, जो हेल्दी व्यक्ति है उसकी मसल्स में एक काफी ही आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ आता है, जिसको चक्कर इत्यादि आता है, पैरों में थोड़ा सा गैप वो कर सकता है। तो ये समस्याएं जो आपकी हैं, जो मसल में एंडोरेंस नहीं आ रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, उसको ये सॉल्व करेगा। तो ये एडवांस प्रैक्टिस है। एडवांस प्रैक्टिस आपको एडवांस प्रिकॉशंस भी मांगता है। जो चीजें जितनी ही उपयोगी होती हैं, उसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो एडवांस प्रैक्टिस है कटिशक्ति विकासक, इसका अभ्यास आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। स्वस्थ हैं तो आप अभ्यास ट्राई भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के कंडीशन में यह अभ्यास हमेशा मेडिकल कंडीशन में ही, गाइडेंस में ही आपको आगे लेकर चलना है। तो इस प्रकार से हमने कटिशक्ति विकासक के 5 अभ्यासों में 3 अभ्यास हमने सीख लिए हैं। कटिशक्ति विकासक क्रिया 1 के 2 भाग क और ख, जिसमें दाएं हाथ की मुट्ठी बना के बाएं हाथ को पीछे रखिए, श्वास भरा और पीछे गए और श्वास छोड़ा आगे गए। क्रिया ख में बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई, कमर के ऊपर रखा, दाएं हाथ से पकड़ा और श्वास भरते हुए पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए आगे गए। उसी प्रकार से क्रिया नंबर 2 हम किया कटिशक्ति विकासक की, उसमें पैरों को यथासाध्य खोला है, कमर को इस प्रकार से पकड़ा है कि अंगूठे आगे की ओर हो और उंगलियां पीछे की ओर हो, श्वास भरते हुए पीछे गए हैं, एक्सहेल करते हुए आगे गए हैं। क्रियाविधि नंबर 3 जो अभी आपने यहाँ पर सीखा है कि दोनों पैरों को मिलाकर श्वास भरते हुए हाथों को ढीला छोड़ के पीछे गए हैं और छोड़ते हुए आगे झटके के साथ एक त्वरित गति से, तीव्र गति से आगे की ओर झुकना है। तो इस प्रकार से आपने क्रिया नंबर 1, 2, 3 आपने सीख लिया है। क्रियाविधि 4 की ओर हम चलते हैं। कटिशक्ति विकासक की 5 क्रियाओं में जो सेकंड लास्ट प्रैक्टिस है, जिसका नंबर 37 होता है ऑन द पैरामीटर ऑफ 46 लिस्ट ऑफ यौगिक सूक्ष्म गिवन बाय स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो जो चौथा अभ्यास है उसकी जो स्थिति है थोड़ी सी अलग है, जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हाथों को ना हमने गिद्ध के पंख की भांति, या कोई भी पक्षी ले लें उसके पंख की भांति, जहाज के पंख की भांति उसको हमने हाथों को फैला दिया है। तो पैरों से कमर का जो विभाग है उस सरलता से सीधा रखकर हाथों को गिद्ध की पंख की भांति फैलाकर खड़े हो जाना है। अब क्रिया विधि जो है उसको हम देखते हैं। तो दोनों हाथों को गिद्ध के पंख की ओर भांति फैला ही हुआ है और उसके बाद दाईं ओर और बाईं ओर झुकना है। तो शुरुआत आप बाईं ओर से भी कर सकते हैं, दाईं ओर से भी कर सकते हैं, और बीच में सम अवस्था में आपको आना चाहिए, है ना। तो हाथों
हाथों को फैलाया है और दाईं ओर और बाईं ओर झुक रहे हैं, मुड़ रहे हैं ना, अपने शरीर को झुका रहे हैं। तो आगे और पीछे नहीं झुकना, दायां और बायां होना है। तो लेटरल फ्लेक्शन की बात हो रही, स्पाइन की लेटरल फ्लेक्शन होती है। स्पाइन में बहुत सारी मूवमेंट होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एक रोटेशन भी होता है और एक लेटरल फ्लेक्शन भी होता है। बायोमैकेनिक्स की भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। चलिए, क्रिया विधि के रूप में इसका अभ्यास हम सीख लेते हैं। दोनों पैरों को, हाथों को मिलाकर खड़े हो गए और दोनों हथेलियों को, हाथ को कंधों के बराबर फैलाकर खड़ा कर दिया और दाईं ओर गए, ऊपर आए, एक्सहेल करते हुए बाईं ओर गए। तो इनहेल एक्सहेल का भी इसमें क्रम आप लगा सकते हैं, अनिवार्य नहीं है ना, आप अभ्यास में इसको लगा सकते हैं ना। एक्सहेल करते हुए दाईं ओर झुक सकते हैं, इनहेल करते हुए ऊपर आ सकते हैं, एक्सहेल करते हुए बाईं ओर झुक सकते हैं। मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको अपने शरीर को आगे और पीछे, कंधों को आगे और पीछे नहीं करना है मूव। और इसमें आपको अपने कोर को इंगेज करना है। जो आपका एब्डोमिनल एरिया है ना, उसको, उसमें बहुत सारी मसल्स है, कोर मसल्स कहते हैं। आपके शरीर की जो ताकत है बस आपकी भुजाओं और कंधों से नहीं होती है, आपके उदर स्थान से भी होती है। इसलिए हमने उदर शक्ति विकासक के लिए 10 अभ्यास सीखे थे। पूर्ववर्ती कक्षाओं में आप देखोगे उदर शक्ति विकासक के 10 अभ्यास सीखे थे। वो आपके शरीर के जो कोर मसल्स हैं, है ना, जिसको हमने योग की भाषा में कंद बोला है, मॉडर्न मेडिकल साइंस उसको कोर बोलती है ना। विभिन्न विज्ञानों की भाषा विभिन्न होती है। तो एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसको विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग भाषा में बताते हैं। तो कोर मसल्स को आपको यहाँ पर इंगेज करके रखना है। तो पुल करना है अपसाइड, है ना, इनसाइड और अपसाइड, जो उड्डयन बंद में भी हमने बार बार सीखा हुआ है। तो उड्डयन बंद तो हम श्वास को बाहर निकाल कर रहे हैं सामान्य रूप से। इसमें सामान्य रूप से ही बिना श्वास को की गति को बदले ही हम कोर मसल्स को पुल इनसाइड और अपसाइड कर सकते हैं। ये कोर मसल्स को एक्टिवेट कर देगा। तो आपके जो कंधे हैं आगे पीछे नहीं झुकेंगे, बिल्कुल एक लेटरल फ्लेक्शन, दाईं ओर और बाईं ओर ही मूवमेंट होगा। तो आपके जो मसल्स हैं ना, वो बहुत बार पुल हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम उसका नष्ट हो जाता है, उसकी वेस्टिंग होने लगती है, उसका टोन खराब हो जाता है। तो ये जो अभ्यास आप करते हैं ये बहुत ही उत्तम अभ्यास हैं। फेफड़ों को के लिए भी बहुत बड़े उत्तम अभ्यास हैं, क्योंकि फेफड़ों में एक्सपेंशन जो होता है बकेट एंड हैंडल के रूप में, उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस के रूप में, बायोमैकेनिक्स के रूप में उसको बताया गया है ना, फिजियोलॉजी में उसको बताया गया, एनाटॉमी में उसको बताया गया है। तो बकेट एंड हैंडल जो मूवमेंट है उसमें भी अगर आप लेटरल फ्लेक्शन कर रहे हैं अपने स्पाइन की, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, कहीं ना कहीं उसको उसकी फंक्शनिंग में उसको हेल्प ही करता है। ये अभ्यास तो आपके फेफड़ों के लिए भी कटी शक्ति विकासक का अभ्यास प्रमुख हो जाता है। तो अपर बैक और लोअर बैक, इन सब की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे लोगों को थोड़े लूज हैंडल्स हो जाते हैं, जो उधर के आसपास बहुत सारा मांस इकट्ठा हो जाता है, जो बगल में ऐसे इस प्रकार से लटकता रहता है। तो इसके अभ्यास से आप फैट लॉस भी, जो एब्डोमिनल एरिया का है, जो साइडवेज जो फैट है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और बहुत हाथों में भी बहुत सारा फैट इकट्ठा है, या हाथों में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के हाथ कपते हैं, कुछ में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करने के लिए कटी शक्ति विकासक के जो ये अभ्यास है, चौथा नंबर का जो अभ्यास है, वैसे तो इस जो विशेष रूप से इनके जो अभ्यास हैं हाथों के लिए, कोहनी शक्ति विकासक, भुजबल शक्ति विकासक, भुजबंध शक्ति विकासक, मणिबंध शक्ति विकासक, ये सारे अभ्यास जो हैं इन सभी के लिए हैं। लेकिन विशेष रूप से अगर आप कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 4 की बात करते हैं तो कमर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके जो अभ्यास के लाभ है वो फेफड़ों तक जा रहे हैं, हथेलियों तक जा रहे हैं, अपने आपके ब्रेन तक जा रहे हैं, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी यह बढ़ा रहा है, फैट लॉस भी करा रहा है। तो आपके शरीर को आकर्षक बना रहा है, आपके जीवन को मनमोहक बनाने की का प्रयास कर रहा है। तो कटी शक्ति विकासक का जो चौथा अभ्यास है उसको आपने यहाँ पर सीखा है। आगे हम बढ़ते हैं, कटी शक्ति विकासक का जो अंतिम अभ्यास है, जो 5वां अभ्यास है, उसको आज हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो संख्या है 48 संख्याओं में इसकी संख्या हो जाती है 38। तो इसके बाद 10 और अभ्यास हैं जिसको हम शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे आने वाले कुछ व्याख्यानों में। स्थिति किस प्रकार से होगी, तो दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर बनाकर खड़े हों। तो आज तक आप समस्थिति में खड़े होते आ रहे हैं। अब इसमें समस्थिति में थोड़ा सा भेद है, इसे पैरों के बीच में आपके कंधों जितनी दूरी है, एक हाथ कह लें, आधा हाथ कह लें, जितनी आपकी लंबाई उस हिसाब से, तो पैरों में थोड़ी सी इसमें दूरी है ना, गति है, गति नहीं है, डिस्टेंस है, स्थिति है, थोड़ा सा उसमें डिस्टेंस है, एक पैर और दूसरे पैर में कंधों जितना गैप है।
क्रिया कैसे करनी है, तो दोनों नासिका रंध्रों से वेग से श्वास भरते हुए कमर के ऊपरी विभाग को दोनों हाथों के साथ अर्धवृत्ताकार, अर्धचक्राकार, अर्धवृत्ताकार आपको मूव करना है ना, सर्कुलर मोशन में मूव करना। भी आप इसको क्रिया विधि के रूप में जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसी प्रकार श्वास भरते हुए दाईं ओर जाना है, श्वास छोड़ते हुए दाईं बाईं ओर जाना है और बीच में श्वास को भरना है। तो इस प्रकार से आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं दाईं ओर और बाईं ओर श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए एक्सट्रीम्स पर जाना है, दाईं ओर और बाईं ओर, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और श्वास भरते हुए आगे की ओर जाना है। तो 10 से 15 बार आरंभिक क्रम में इसका अभ्यास करिए। कोई भी सावधानियां, जो इतनी कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो सावधानियां आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। रेट्रोलिस्थेसिस या स्टेनोसिस या बहुत सारा जनरेशन में कोई कंप्रेशन वगैरह है तो ये अभ्यास आपको नहीं करना है ना। चिकित्सक के निर्देश में करना है। कोई भी जर्क मूवमेंट आपके स्पाइन में नहीं आनी चाहिए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये चिकित्सक के निर्देश हमेशा ही ध्यान में रखना है। यदि आप लिमिटेशंस का ध्यान रखते हैं, संयम के साथ अभ्यास करते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। अयुक्त अभ्यास करेंगे तो हानि होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि कहा गया है अयुक्ताभ्यासे न योगे न सर्वरोग समुद्भव। जो रोग आपको नहीं भी हुए हैं ना, वो भी गलत अभ्यास करने से हो जाते हैं। तो बहुत सारे गलत अभ्यास करने वाले लोग भी हैं, तो उनको लिए हमारी ओर से एक सुझाव है कि आप हमेशा चिकित्सकीय निर्देश में ही अभ्यास करें, कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो इस प्रकार से आपने देखा है कि दोनों हाथों को सामने हमने फैला दिया है, उसके रुख एक दूसरे की ओर है, और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर गए हैं, श्वास भरते हुए आगे आ गए, फिर छोड़ते हुए बाईं ओर गए हैं। अपने पूरे धड़ को आगे और पीछे मूव करना है। तो जो मूवमेंट हो रही है वो आपके अपर बैक से हो रही है, लोअर बैक से नहीं हो रही है। लोअर बैक में वैसे मूवमेंट होगा ही, लेकिन आपको अपने नीचे की कमर को बहुत ज्यादा नहीं मोड़ना है, और आपके जो जंघा है, आपके जो नितंब है, वो तो बिल्कुल स्थिर रहेंगे। तो आपकी ट्विस्टिंग हो रही है, जैसे कपड़े को नीचे ओढ़ते हैं ना, जब कपड़े को नीचे ओढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका सारा जो पानी है या जो द्रव्य है उसमें बाहर आ जाता है ना। फिर अगर उसको पानी में डालेंगे तो फिर से वो सोख लेगा। तो आपका जो बैक है उसको भी हम निचोड़कर मूवमेंट उसमें प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है काफी अच्छा है स्पाइन के लिए। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप करते रहेंगे तो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी आप देखिएगा, बहुत ही अद्भुत रूप से आपकी जो स्पाइन है हेल्दी बनी रहेगी। स्पाइन के जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि हमारी चर्चा का विषय यहाँ पर नहीं है, उस पर आपको विभिन्न आयामों में लाभ करेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा। तो ये अभ्यास आपने देखा है। चलिए क्रिया विधि को हम चलचित्र के माध्यम से शीघ्र ही समझ लेते हैं। दोनों पैरों में हमने कंधों जितना गैप बना लिया है। क्रिया विधि हमने भी आपको करके दिखाया, चलचित्र के माध्यम से भी देख लें। दाईं ओर और बाईं ओर जाते हुए एक्सहेल करना है ना, आते हुए इनहेल कर लें। शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास करें। मेडिकल कंडीशन तो अभ्यास न करें, उसके बाद आप तीव्र गति से कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और प्रयास करें अपर बैक से ही मूवमेंट हो। आपके जो हिप्स थाइज रीजन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ग्लूटियस जो मैक्सिमस है या ग्लूट्स जो रीजन है, फेमोरिस इत्यादि, उसको आप पुल करके बिल्कुल स्ट्रेट रखें, जिससे कि आपकी जो स्थिति है वो बिगड़े ना, नहीं तो आप गिर सकते हैं ना। तो शरीर को बिल्कुल स्थिर रखते हुए अभ्यास करना है। 20 से 25 बार हो जाए तो सामान्य स्थिति में आए, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं या दूर रखें, लेकिन आराम जरूर करें, शिथिलीकरण अवश्य करें। हर अगले अभ्यास में जाने से पहले आपका जो श्वास प्रश्वास है वह सम हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने कटी शक्ति विकासक के 5 अभ्यास को सीख लिया है। कमर को आपको पुष्ट बनाने के लिए ये अभ्यास सीखने चाहिए सावधानियों के साथ, और निरंतर अभ्यास। सीखने से कुछ नहीं होगा, सीखने से आपको बस एक प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन प्रेरणा से आपको उसका अभ्यास भी करना है, क्योंकि योग में कहा गया है, और योग में कहा जाता है हर जगह कि अभ्यासम सिद्धम आपनोति नात्र में तन्न संशयः। अभ्यास से ही सिद्धि प्राप्त होती है, पढ़ने से, लिखने से, सुनते रहने से, कथा कहानी सुनते रहने से नहीं होगा। कथा कहानी सुनते से, ज्ञान लेने से तो अच्छी बात है, आपके पास एक फैक्ट आ गया, आपके पास डेटा आ गया, लेकिन उस डेटा को अप्लाई करिए अपने लाइफ में। तो अभ्यास के माध्यम से ही आप इन सूक्ष्म व्यायामों को यथार्थ रूप से सीखेंगे। तो चलिए 39 संख्या पर हम पहुंच गए हैं। जो अभ्यास का नाम है उसका नाम है मूलाधार चक्र की शुद्धि। आपके शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, 60 चक्रों की बात होती है। कम से कम 6 चक्र हैं, अधिक से अधिक तो बहुत सारे चक्र हैं, 6 और 7 की बात होती है। जो सबसे पहला आधार है, जो सबसे पहला चक्र है, वह है मूलाधार चक्र। आप देख सकते हैं चलचित्र में लंग जो है उसकी बीज ध्वनि लम भी उसको हम बोलते हैं। तो अपान वायु
का ये पूरा का पूरा स्थान है, तो अपान वायु ऊपर खींचने से मूलबंध लगता है ना, तो मूलाधार की शुद्धि, मूलाधार चक्र की शुद्धि मूलबंध का ही अभ्यास है। तो यौगिक युक्ति द्वारा अपने अपान वायु को ऊपर खींचने पर वह प्राणवायु से मिलता है, और प्राण और अपान के मिलने से मलमूत्र का क्षय होता है। आपके जो शरीर में जो एक्सक्रीटर है उसका निर्माण कम से कम होता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है, एसिमिलेशन वगैरह कम होता है। एसिमिलेशन की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है, लेकिन एसिमिलेशन का जो सब्सटेंस है वह कम होने लगता है। तो योगियों का जब आप देखोगे, बहुत जो सिद्ध योगी हैं उनका जो मलमूत्र बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, और बहुत ही कम भोजन भी वो करते हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो तात्पर्य है वो बदल चुका है। सोर्स ऑफ एनर्जी उनका जो है वो बदल चुका है, वो प्राण को वातावरण से सीधे प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो अपान वायु को ऊपर खींचने से मूलबंध लगता है, और अपान वायु का ही अभ्यास मूलाधार चक्र की शुद्धि है। तो चर्चा का जो विषय है हम उसको अभ्यास तक रखते हैं, मूलाधार चक्र तक हम नहीं ले जाएंगे। आपको मूलाधार चक्र के बारे में किसी और व्याख्यान में आपको हम बात कराएंगे। तो इसके अभ्यास से मलमूत्र की में जो अधिकता आती है, या जो उसका इम्बैलेंस है वो खत्म होता है। एंटी एजिंग है ना, और बहुत सारे जो रोग हैं, बहुत सारे रोग लोगों को हो जाते हैं, उनसे भी यह आपको लाभ प्रदान करता है। आगे भी हम इसका अभ्यास और स्वादिष्टान चक्र की शुद्धि जब हम पढ़ेंगे तो इसके अभ्यास उसके साथ जो लाभ हैं उसके साथ कंबाइन करके आपको बताएंगे। सीधे हम चलते हैं क्रियाविधि और स्थिति की ओर। तो स्थिति किस प्रकार से है, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर जंघाएं परस्पर सटी हुई सम स्थिति का यह अभ्यास यहाँ पर आपके सामने देखने को मिला है। क्रियाविधि क्या है, तो गुदा को है ना, जो इनर रीजन है, आंतरिक बल से, वो बल आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इनर फोर्स है, अपान वायु सहित ऊपर की ओर खींचना है। तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, पुल अप करना है, तो 2 से 4 मिनट तक उसको पुल करके रखें। अब जैसे ही आप पुल करेंगे ना अपने गुदा को, है ना, पेल्विक फ्लोर को जब पुल करेंगे तो आपकी श्वास रुकने लगती है, ऐसा लगेगा कि श्वास रुक गई है, लेकिन श्वास को रोकना नहीं चाहिए ना, श्वास को रोकना सामान्य रूप से नहीं चाहिए। तो श्वास को साधारण रखते हुए अपने गुदा मार्ग को या पेल्विक फ्लोर को, पेरिनियम को ऊपर की ओर खींचना है ना, खींच कर रखना है, और आपको कुछ देर तक बने रहना है। अब 10 सेकंड शुरुआत में बहुत आपको लिए कठिन हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करते करते आप 5 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मलमूत्र के निवृत्ति के बाद ही इसका अभ्यास करें, हो सके तो खाली पेट इसका अभ्यास करें तो ज्यादा अच्छा है। दिन में 2 बार इसका अभ्यास सुबह और शाम कर सकते हैं। यह अभ्यास सबके लिए उपयोगी है ना, पुरुष और स्त्री सबके लिए यह उपयोगी है। तो इसी अभ्यास को आप 4 उंगल के गैप के 5 उंगल के गैप, हाफ फीट के गैप से भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार देखिए कि आप 5 मिनट किस प्रकार से खड़े हो पा रहे हैं, गैप देकर या साथ में। गैप देने पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन शुरुआत में आप साथ में रखकर ही अभ्यास करें। धीरे धीरे अगर आपको समस्या आ रही है तो आप पैरों के बीच में गैप दे सकते हैं। तो मूलाधार चक्र की शुद्धि जो आपने देखा है उसका अभ्यास तो आंतरिक रूप से, फिर भी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने आपको दिखाया है किस प्रकार से शरीर को स्थिर कर लिया है समस्थिति में, और अपने जो गुदा मार्ग है उसका संकोच कर रहे हैं। जो आपका पेल्विक फ्लोर है उसको भी हम ऊपर की ओर इनवर्ड उसको हम मूव कर रहे हैं। पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं उसका इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे जो यौन रोग हैं, बहुत सारे जो समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, उनसे निजात मिल सकता है ना। भुक्ति और मुक्ति, है ना, जीवन में भोग और जीवन में मोक्ष, इन दोनों का कारण आप उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का अंत आपको मूलाधार चक्र की शुद्धि कर लेने से प्राप्त हो जाती है। तो आपने देखा यौगिक सूक्ष्माणुओं में उड्डयन बंध भी लगता है, यौगिक सूक्ष्माणुओं में नौली भी लगती है, यौगिक सूक्ष्माणुओं में जालंधर बंध भी आ गया, यौगिक सूक्ष्माणुओं में अब मूल बंध भी आपने यहाँ पर सीख लिया। तो शुरुआत में जब हमने आपको यौगिक सूक्ष्माणु के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था तो बताया था यौगिक सूक्ष्माणु केवल शरीर के लिए नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर के लिए भी, उसमें मूलाधार चक्र की भी बात है, उसमें स्वादिष्टान चक्र की भी बात है, जिसकी बात हम अगले श्रृंखला में करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने मूलाधार चक्र के बारे में यहां पर सीखने का प्रयत्न किया है। सावधानियां हैं कि कोई भी मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा है, अम्बिलिकल हर्निया इत्यादि है, या फिशुला है, या मतलब ब्लीडिंग अगर हो रही है एनल रीजन से, या कहीं भी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है, कोई समस्या, ऑपरेशन हो रहा है, सिजेरियन हुआ है, प्रेगनेंसी है, तो यह अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। चिकित्सकीय निर्देश वांछनीय होता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा है। एक और अभ्यास हम आज सीख लेते हैं, उपस्थ
तथा स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि। मूलाधार के बाद अगला अभ्यास है, नंबर इसका 40 है। उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र की जो शुद्धि है उसको आप देखें तो इन दोनों क्रियाओं में क्या है, गुदा तथा उपस्थ के संबंधित जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मूलाधार चक्र की शुद्धि और उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि, इन दोनों से गुदा के जितने भी रोग हैं, एनल रीजन के जितने भी रोग, एक्सक्रीशन के जितने भी रोग हैं, क्योंकि अपान वायु का स्थान है, अब अपान वायु को मूल बंद की सहायता से उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। और मधुमेह, डायबिटीज में भी या समस्या में भी आपको लाभ प्रदान करेगा। या जो फिशर वगैरह हो गया है, फिस्टुला वगैरह हो गया, भगंदर इत्यादि हो गया है, और भी जो यौन रोग हैं, है ना, उसमें भी आपको सहायता प्रदान करता है। गर्भाशय का कोई रोग है तो आपको सहायता प्रदान करता है, आपको ब्रह्मचर्य की जो है पुष्टि करवाता है। तो इसका अभ्यास आप एक बार देख लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है। दोनों पैरों को एक हाथ की दूरी पर रखना है और उसके बाद क्रिया में क्या है, तो जननेंद्रिय और गुदा दोनों को ही आंतरिक बल से ऊपर की ओर खींचना है। यह अभ्यास जो है काफी सावधानी पूर्वक करना है। इंस्ट्रक्शन आप चाहें तो किसी भी योग्य टीचर से आप इसको जरूर सीखें। और आप जब बल लगाएंगे तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे जो बल है आपके शरीर में ट्रांसमिट होने लगता है, पांव और घुटने में भी वो कंपन आपको महसूस होने लगता है। तो अभ्यास आपको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। लाभ हमने आपको बता दिया है। क्रिया विधि के रूप में दोनों पैरों में आप थोड़ी सी दूरी बना देते हैं, दोनों हाथ आपके शरीर के बगल में हो गए, और जनन इंद्रिय और गुदा दोनों को ही हम संकुचित करके अपवर्ड फोर्स के साथ उसको हम मूव करते हैं और रोक कर और रखते हैं। तो इस प्रकार से आपने उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि और मूलाधार चक्र की शुद्धि, यह आपने अभ्यास सीखा है। आशा करते हैं ये सभी अभ्यास आपको समझ में आ रहे हैं, आप उनका अभ्यास सीख रहे हैं, अभ्यास कर भी रहे हैं और दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं योग मार्ग में आने के लिए। इसी प्रकार से योग में जुड़े रहिए। नमस्कार, हरिओम।